चलो यार, आज हो गया हमारा 12 फरवरी ना। तो आज का पहला टॉपिक देखो, स्वावलंबनी प्रोग्राम। ये स्वावलंबनी प्रोग्राम क्या है? तो ये पहले तो ये समझो कि ये प्रोग्राम वुमेन्स के लिए है, ठीक। अब जो वुमेन्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है, HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे है, मास्टर्स के लेवल पे है, तो हमको उनको एंटरप्रेन्योर स्किल्स सिखाने हैं, ठीक। इसके लिए ये स्वावलंबनी प्रोग्राम लाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसको लेकर आई थी, क्योंकि हम फीमेल्स को हायर एजुकेशन लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल सिखा रहे हैं, ठीक। इसका एम क्या है कि इसका एम देखो, इसका एम देखो अगर, तो टू एस्टेब्लिश ओवर 30 वुमेन लेड एंटरप्राइजेस। एम ये है कि 30 वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को शुरू करना है, पार्टिकुलरली टारगेटिंग आसाम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इस 5 स्टेट में ज़्यादातर टारगेट करना है कि वुमेन लेड एंटरप्राइजेस खुले। कहाँ कहाँ? आसाम, मेघालय, मिजोरम, यूपी, तेलंगाना, ये ध्यान रखना। कौन से मिनिस्ट्री की स्कीम है? देखो कौन से मिनिस्ट्री की ये प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की का है ना प्रोग्राम। लेकिन नीति आयोग भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे मेंटरिंग प्रोवाइड करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है। जो अच्छा काम किया है उसको रिवॉर्ड भी देता है नीति आयोग। तो अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव पे ये काम करता है। मतलब एक तरीके से नीति आयोग भी इसमें अपनी पूरी कॉपरेशन देता है। इस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री का ये स्कीम है ना, स्वावलंबनी प्रोग्राम, इसमें, ठीक। तो नीति आयोग के एक स्टेक होल्डर है, ये ध्यान रखना। सेकंड देखो, 16th फाइनेंस कमीशन। देखो इसका चर्चा हम तुमको एक टॉपिक कराए थे कि 16th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज को सेंटर ग्रांट देगी। याद आ रहा है? पूरा फाइनेंस मैकेनिज्म अर्बन और रूरल लोकल पंचायत का तुमको हम अभी एक हफ्ते में कराए हैं। तो वो तो एक रूरल एरिया के बारे में तुमको बताए थे। अब ओवरऑल कंप्लीट 16th फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या बोला है वो समझ लो। इसको इकट्ठा आज पढ़ लेते हैं और इसके सारे रिकमेंडेशंस माइंड में बिठा लेना। इसके हर एक रिकमेंडेशन से तुम्हारे आंसर्स में वैल्यू एडिशन बनते जाएगा और कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते जाओ कैसे। फाइनेंस कमीशन हमारा आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग बनता है, हम सब जानते हैं, पॉलिटी में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। फाइनेंस कमीशन इज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। ये स्टेटमेंट यूज करना अपने आंसर राइटिंग में, अगर फिस्कल फेडरलिज्म या फाइनेंस कमीशन से वो कुछ पूछता है तो, कि फाइनेंस कमीशन ही वो बैलेंसिंग व्हील है, वो बैलेंस करने वाला चक्का है जो कि फिस्कल फेडरलिज्म को इंडिया में बैलेंस करके रखा है। क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच कितना पैसा डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, ये सारा रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ही देती है। फाइनेंस कमीशन अपना सीधा रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है। ये सब बात तो हम जानते हैं। तो जो एजेंसी, जो ऑर्गेनाइजेशन ये तय कर रही है कि सेंटर और स्टेट में कितना पैसा बंटना चाहिए, क्या क्या और होना चाहिए, कितना ग्रांट सेंटर को स्टेट को देना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट ये एजेंसी है। इसीलिए इसको बैलेंसिंग व्हील कहा गया है फिस्कल फेडरलिज्म का। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब पैसों का हिसाब किताब। फेडरलिज्म मतलब होता है ना कि सबकी अपनी अपनी पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है। और फिस्कल मतलब कि पैसे में भी सब सेपरेटेड रहे, स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी रहे, लोकल गवर्नमेंट की अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी ऑटोनॉमी रहे, ठीक। और सेंटर तो है ही, कोई किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिस्कल फेडरलिज्म इंश्योर करना मतलब सब इंडिपेंडेंट रहे, किसी पे हमको डिपेंडेंट ना रहना पड़े पैसे के लिए। अब रिकमेंडेशन क्या दिया गया है ये देखो। रिकमेंडेशन ये दिया गया है कि पिछली बार जितना स्टेट को शेयर दिया गया था उतना ही इस बार भी दिया जाएगा। तो 41% 15 फाइनेंस कमीशन ने भी दिया था, 16th ने भी 41% पैसा ये स्टेट्स के लिए तय किया है। सपोज करो तुमको हम इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर कराए थे, टैक्सेशन इन इंडिया, उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कराए थे ना, वो यहाँ पे तो डिटेल में नहीं कराएंगे क्योंकि करंट अफेयर में भी मल्टीपल टाइम वो तुमको हम करा चुके हैं और अभी एक लेटेस्ट इकोनॉमिक्स में कराए हैं, तो हम बस ब्रीफ तुमको बता रहे हैं। सपोज करो 100 रुपये है पूरा टैक्स कलेक्शन, जिसको हम डिविजिबल पूल बोलते हैं, डिविजिबल पूल बोलते हैं। डिविजिबल पूल वो पूल होता है जो पैसा सेंटर को स्टेट के साथ बांटना है।
इस डिविजिबल पूल के बाहर कोई भी पैसा सेंटर को स्टेट के साथ बांटना नहीं है। डिविजिबल पूल के बाहर सेस और सरचार्ज आता है, अलग अलग टैक्स आता है। तो स्टेट्स बार बार बोलते हैं कि सेंटर सेस लगाती है, सरचार्ज लगाती है, लेकिन सेस और सरचार्ज का पैसा तो डिविजिबल पूल में आता ही नहीं है, इसलिए डिविजिबल पूल का हमको पैसा मिलता नहीं है। पहला क्रिटिसिज्म तो स्टेट्स का ये होता है। दूसरा, मानकर चलो रिकमेंडेशन जो दिया है ये फाइनेंस कमीशन ने 41% का, इसको समझो। अगर 100 रुपये है डिविजिबल पूल का हिस्सा, डिविजिबल पूल मतलब ये वाला पैसा, ये वाला फंड स्टेट के साथ बांटना है, तो इस 100 रुपये में से 41% स्टेट्स के लिए तय किया गया है। ठीक, अब इस 41% में से अलग अलग स्टेट में सबको पैसे बांट दिए जाएंगे ऐसे। ठीक, ये सेंटर से पैसा आ गया सारे स्टेट्स के लिए, 29 स्टेट्स के लिए आ गया। अब ये 41% पैसा बांटो, ऐसे बैठता है। ठीक, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि 41% रहने दो, मतलब सेंटर अपने डिविजिबल पूल का 41% पैसा स्टेट्स को देगी। दूसरा क्या बोला है, फिस्कल डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए बोला है फाइनेंस कमीशन ने। किसको बोला है, स्टेट्स को बोला है। एम्फेसाइज फिस्कल डिसिप्लिन बाय कैपिंग स्टेट डेफिसिट एट 3% ऑफ FRBM एक्ट। जब तुमको हम बजट करा रहे थे तो उसमें FRBM एक्ट भी कराए थे। अभी इसी लेटेस्ट हफ्ते में इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर हुए हैं उसमें FRBM एक्ट तुमको कराए हैं। उस FRBM एक्ट के अकॉर्डिंग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इसको हम बोलते हैं, FRBM एक्ट। इसमें स्टेट डेफिसिट मतलब नुकसान होता है, तो स्टेट का नुकसान को हमको 3% से ज़्यादा नहीं होने देना है, ऐसा बोला है फाइनेंस कमीशन ने। मतलब रिकमेंडेशन दिया है स्टेट्स को कि स्टेट्स अपना जो नुकसान हो रहा है, डेफिसिट उनका हो रहा है, वो 3% से कम करे या 3% तक रखे, कैप करे, कैप एट 3%। देख रहे हो कि 3% पे या तो कैप करके रोक के रखे, नहीं तो इससे भी कम हो सके तो कम करे, ऐसा रिकमेंडेशन दिया है। और ये 3% किसका, GDP का, मतलब जितना कमा रहे हो उसके तुलना में नुकसान कितना हो रहा है, तो उसी को तो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो स्टेट्स के लिए स्टेट्स का जो GDP है उससे ज़्यादा वो नुकसान अगर कर रही है या एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो उसका नुकसान है 3%। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी तुमको अभी इस बार कराया है ना कि सरकार कितना ज़्यादा बोरोइंग से पैसा खर्च कर रही है, 17 लाख के करीब। तो सरकार का नुकसान कितना हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमिक सर्वे में बजट में कराए हैं ना। उसी तरीके से स्टेट्स को बोला है कि तुम अपना जो स्टेट्स का डेफिसिट है वो 3% पर कैप करके रखो। कौन बोला है, फाइनेंस कमीशन ने बोला है। तीसरी बात क्या बोली है, तीसरी बात वार्निंग दी है फाइनेंस कमीशन ने कि अनचेक्ड कैश ट्रांसफ़र को हमको ठीक करना होगा। जो कैश ट्रांसफ़र बिना चेकिंग के आ जाते हैं, करप्शन के ये सब के जो प्रैक्टिसेस हैं, तो अनचेक्ड कैश ट्रांसफ़र नहीं होने देना है, ये रिकमेंडेशन दिया है। और क्या दिया है, ग्रांट्स दो 9.47 लाख करोड़ का 5 सालों के लिए, और मेनली अर्बन और रूरल डेवलपमेंट के लिए। और ये एंगल तुमको हम डिटेल में करा चुके हैं। देखो ये दो के लिए स्पेसिफिकली फाइनेंस कमीशन ने हाईलाइट करके बोला है, और तुमको हम अर्बन और रूरल दोनों का डेवलपमेंट और ये फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या बोला है अर्बन और रूरल के लिए सब करा दिए हुए हैं। अभी एक हफ्ता पहले कराए हैं ना, लोकल गवर्नमेंट में फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या बोला है। तो ग्रांट देने की बात की है 5 साल के लिए, ताकि रूरल और अर्बन डेवलपमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो सके। अर्बनाइजेशन प्रीमियम याद करो, 10,000 करोड़ उस अर्बन लोकल बॉडीज को दे दो जो मर्जर किया है पेरी अर्बन विलेज के साथ, अर्बनाइजेशन प्रीमियम कराए हैं ना। साथ ही साथ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट बनाने की भी बात कही है फाइनेंस कमीशन ने, ताकि वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट हो सके। सेंटर को क्या बोला है फाइनेंस कमीशन ने, तो फाइनेंस कमीशन ने केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला है कि तुम अपना फिस्कल डेफिसिट 3.5% रखो 2031 तक, मतलब इससे ज़्यादा मत होने दो। पावर सेक्टर में रिफॉर्म करो, क्योंकि पावर सेक्टर में रिफॉर्म करोगे, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करोगे, तभी कोयला और क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा, और तभी इस डेफिसिट को तुम कम कर पाओगे, क्योंकि हमारे डेफिसिट का एक मेजर हिस्सा इंपोर्ट से होता है। ठीक, और सब्सिडी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करो। सब्सिडी जो फ्री में बांटे जा रहे हो, देखो आज के डेट में ना सब्सिडी के नाम पे फ्री भी बंट रहा है, सब्सिडी के नाम पे फ्री बीज बंट रहे हैं, फ्री बीज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए।
ठीक। सब्सिडी तो वेलफेयरिज्म का पार्ट है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, वो वेलफेयर को प्रमोट करता है कि वेलफेयर कर सकते हो। लेकिन फ्रीबीज मतलब पैसे देकर या कोई अट्रैक्टिव स्कीम देकर लोगों का वोट गेन कर लेना। तो आजकल के टाइम पे ना ये फ्रीबीज का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। तो उस दिशा में भी फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि सब्सिडी का जो स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज करो। एक और रिस्क बताया है फाइनेंस कमीशन ने, सिल्वर डिविडेंड रिस्क। देखो अभी तो हम पढ़ते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ते हैं ना, जो कि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। जैसे कि हमारा तुम्हारा जो एज है, हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले हैं। लेकिन आने वाला टाइम एक ऐसा आएगा जहां ओल्ड पॉपुलेशन होगी, एजिंग पॉपुलेशन होगी। जापान और चाइना की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन हम कह रहे हैं ना, इंडिया की अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो जापान की पूरी हो चुकी है। ठीक, तो जो बूढ़े वाले लोग हैं ना उनको हम सिल्वर डिविडेंड कहते हैं। ठीक, बूढ़े वाले जो लोग हैं उनको हम सिल्वर डिविडेंड कहते हैं। जून जुलाई 2025 में ये सिल्वर डिविडेंड पे आर्टिकल आया था, तुमको हम कराए थे, आंसर राइटिंग भी कराए थे। सिल्वर डिविडेंड के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, हाउ इंडिया कैन यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ सिल्वर डिविडेंड। यस, सिल्वर डिविडेंड हैविंग लॉट्स ऑफ ये पोटेंशियल। जैसे कि रिटायर्ड जितने भी स्टाफ हैं, जैसे कि मेजर ऑफिशियल लेवल पे जो रिटायर्ड स्टाफ्स हैं, वो ट्रेनिंग देने का काम कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, एकदम एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो अपने जनरेशन को, अपने सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं। वो जिस फील्ड में एम्प्लॉयड थे उस फील्ड में जूनियर्स को ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपने एडवाइसेस से बहुत अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म ला सकते हैं जहां वो काम किए हैं। तो सिल्वर डिविडेंड हमारे लिए एसेट बन सकते हैं। तो हम सिल्वर डिविडेंड का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? और सिल्वर डिविडेंड एक खतरा है क्योंकि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बुरी तो होगी, और बुरी होने का कारण यह है इंडिया में बेरोजगारी। देखो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो चलो हमारी पॉपुलेशन यंग है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब इस एम्प्लॉयमेंट के कारण तुम एक चीज़ अपने एरिया में भी देखो, एज ऑफ मैरिज बढ़ गया है। और ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत के कारण बढ़ गया है, नहीं, रोजगार ही नहीं है, वो अपनी लाइवलीहुड बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, पैसे ही नहीं कमा पा रहे हैं, तो शादी कहाँ से करेंगे? शादी करना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ना। तो एज ऑफ मैरिज इंक्रीज हो गई है लड़का लड़की दोनों की। उसका एक फैक्टर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, खास करके लड़कों का जो मैरिज एज है वो बहुत इंक्रीज कर गया है। 30 से पहले तो लड़का सोचता ही नहीं है। मतलब लड़का सोचे या ना सोचे, कोई सोसाइटी नहीं सोचती। 30 साल मतलब अभी तो बच्चा है, ये ऐसे ट्रीट करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं शादी का मेरे हिसाब से सही एज 26 से 28 के बीच अगर लड़का लड़की दोनों की शादी हो जाए ना, तो वो बिल्कुल बायोलॉजिकली और हर मामले में वो बेस्ट एज होता है। लेकिन इंडिया में ये नंबर बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण शादी का जो एज है वो बढ़ता जा रहा है। तो फिर एज बढ़ता जा रहा है, साथ में पेरेंट्स की मेंटेलिटी भी चेंज हो रही है। मेंटेलिटी हो रही है कि अब हमको पॉपुलेशन ज़्यादा राइज नहीं कराना है। आज के डेट में जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा चाइल्ड बर्थ की तरफ नहीं सोच रहे हैं, तो जिससे पॉपुलेशन लेवल थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है। ठीक, ये ध्यान रखना है। आजकल तो पेरेंट्स जो हैं वो डिंक कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, DINK। इसका मतलब जानते हो? डिंक का मतलब, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, हो सकता है तुम लोग में से बहुत जानते हो, बहुत ना भी जानते हो। D से डबल, I से इनकम, N से नो और K से किड। डबल इनकम नो किड मतलब मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, कोई बच्चे नहीं करने हैं, बच्चे रखने ही नहीं है। इसी को हम बोलते हैं डिंक का कॉन्सेप्ट। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है पर्सनल लेवल पे, जिस कारण से शादी की एज बढ़ गई है, शादी की एज बढ़ गई है, तो जो हमारा पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जो आनी चाहिए, जो इन्फेंट बॉर्न होने चाहिए, उनका रेशियो भी डिक्लाइन किया है। और डिक्लाइन होने का एक दूसरा कारण ये भी है कि लोग अब अवेयर हो गए हैं कि 4-5 बच्चे, मत सिर्फ वो बच्चे नहीं, वो जिम्मेदारी है। तो लोग भी अवेयर हो गए हैं अब। तो ये अवेयरनेस तो होनी ज़रूरी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो शादी रिस्ट्रिक्ट हो रही है ना, वो थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिगरिंग फैक्टर है कि सिल्वर डिविडेंड का रिस्क क्रिएट कर रहा है। हालांकि ये कभी ना कभी सिल्वर डिविडेंड तो आएगा ही, इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये जो ग्रोथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड और सिल्वर डिविडेंड वाला
आंसर है ना, ये प्लानिंग और एक कहानी की तरह चलता है, जो तुमको अभी हम कहानी सुनाए हैं। इसमें तुमको अपना विजन लिखना होगा। सपोज हम आज के डेमोग्राफिक डिविडेंड को स्ट्रेंथन कर दे, इसको टाइम पे जॉब मिलने लगे, मतलब हमारी तुम्हारी पॉपुलेशन जो अभी की इंडिया में चल रही है, इसको टाइम पे जॉब मिले, स्टेबिलिटी मिले, इंडिया में करप्शन कम हो जाए, तो इनकी शादी भी टाइम पे होगी। शादी टाइम पे होगी तो ये पढ़े लिखे होंगे, एक दो बच्चे करेंगे ही करेंगे, एक दो बच्चे करेंगे फिर उनको भी पढ़ाएंगे क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो वो एजुकेशन आगे ट्रांसमिट होगा ही, अगर आगे ट्रांसमिट हुआ है तो वो फिर फर्दर ट्रांसमिट होगा ही। कोई ज़्यादा, कोई कम ज़्यादा, कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई कम ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ये हो सकता है, लेकिन एजुकेशन पास होगा, बेसिक लिटरेसी पास होगी, उसके अंदर जो एक ये डिसेंसी और मॉरलिटी होती है सोसाइटी में चलने की फिरने की, वो पास आउट होगी। चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जब वो आगे पास आउट होगी तो जो आगे बच्चे होंगे वो भी एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो उतना ज़्यादा सिल्वर डिविडेंड का खतरा नहीं होगा। लेकिन अभी जिस स्टेज पे हम हैं, वो एक फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि सिल्वर डिविडेंड का रिस्क है कि आने वाला टाइम में पॉपुलेशन बुरा होगा। क्यों होगा तुमको बता दिए पूरी कहानी। एक और चीज़ बोला है, इंटाइटलमेंट बेस्ड से कंप्लायंस बेस्ड फिस्कल फेडरलिज्म होना चाहिए। इंटाइटलमेंट बेस्ड मतलब हम बस खड़े हैं कि हमको इंटाइटल मिल जाए, सेंटर ने दिया 500 करोड़ का ग्रांट, स्टेट ने दिया 2000 करोड़ का ग्रांट, ये इंटाइटलमेंट के लिए हम खड़े हैं। तो उससे अच्छा है कि इंटाइटलमेंट से अच्छा तुम कंप्लायंस ड्रिवन फिस्कल ये फेडरलिज्म करो। कंप्लायंस ड्रिवन मतलब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है इंटाइटलमेंट के लिए, हम खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, खुद अपने सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करेंगे। जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले में तुमको हम कराए थे कि प्रॉपर्टी टैक्स को रिफॉर्म करने की बात की गई है, अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, तो ताकि फिस्कल फेडरलिज्म मतलब पैसे के मामले में अलग अलग गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे। दैट्स ऑल। ये था हमारा फाइनेंस कमीशन का पूरा रिकमेंडेशंस का क्रक्स A to Z, आधा अधूरा नहीं, पूरा कंप्लीट। और जो जो मेन प्रायोरिटी में आया है वो तुमको हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये वाला सेगमेंट तुमको हम करा चुके हैं कि नहीं बताओ। इस पे डिटेल में एक टॉपिक कराए थे अर्बन लोकल के लिए, जो रिकमेंडेशन दिया है फाइनेंस कमीशन ने। बस एक चीज़ ध्यान रखना, फाइनेंस कमीशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्राइटेरिया है, उसका जो क्राइटेरिया यूज़ करता है पैसे बांटने के लिए, उसमें इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को रिवाइज किया है उसने। मतलब पैसे बांटना कैसे है उसके तरीका में चेंज किया है। सपोज हम 5 लोगों में पैसे बांटते थे लेफ्ट टू राइट, और इस बार बांटने लगे राइट टू लेफ्ट, तो थोड़ा सा तरीका बदला है बस। तो उसने भी तरीका बदला है, वो तरीका क्या बदला है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि यस तरीका तो कुछ बदलाया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का। इससे ज़्यादा काम का नहीं है, जो काम का था तुमको बता दिया। इस सारे पॉइंट का तुम अपने माइंड में एक बार फ्रेम करके देखो, कहाँ कहाँ किस किस आंसर में यूज़ कर सकते हो, तुरंत माइंड में आएगा कि हाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, मेन टॉपिक आज का खत्म। अब ये कहानी है छोटी छोटी, सुन लो। तीसरा, वंदे मातरम को मैंडेटरी कर दिया है सेंटर ने, कि नेशनल एंथम से पहले वंदे मातरम आपको रिसाइट करना ही करना है किसी भी ऑफिशियल फंक्शन में। ठीक, और ये वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ है, तो एटलीस्ट 10 बार तो हम लोग अक्टूबर से लेकर अभी तक ये वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और वंदे मातरम बहुत क्रूशियल है भी। अभी हम इनफैक्ट 1 महीने पहले के करंट अफेयर में कराए थे, तो बोले थे कि ये पूछेगा। वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो मतलब 1.5 साल पूरा भी हुआ है और लगातार वो न्यूज़ में है अभी, मतलब समझो 4-5 महीने से वो कंटिन्यू न्यूज़ में आ रहा है। कभी लोकसभा में डिबेट हो जा रहा है वंदे मातरम पे, कभी कहीं हो जा रहा है। तो वंदे मातरम टू बी प्लेड बिफोर नेशनल एंथम। यूनियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है जिसमें मैंडेटरी कर दिया है कि जो 6 स्टैंजा है वंदे मातरम का, वो किसी भी ऑफिशियल फंक्शन से पहले आपको रिसाइट करना ही करना है। गाना मतलब गाना है ही नेशनल एंथम के पहले। अब जो ऑफिशियल वर्जन है वंदे मातरम का, उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और ये जो गाइडलाइंस नोटिफाई की है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अमित शाह वाली मिनिस्ट्री ने नोटिफाई की है। वंदे मातरम में 6 स्टैंजा हैं, और जो इसका प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल टाइम लिमिट है वो 3 मिनट 10 सेकेंड का है बस। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, देखो एक इंडेक्स निकलता है जिसका नाम है CPI, ये करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। एक CPI तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, वो अलग है। ये करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स है, ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब पूरे दुनिया में सबसे करप्ट कंट्री कौन है इसका रैंकिंग ये करता है। तो इंडिया की रैंकिंग पहले 96 थी, इस बार थोड़ी सी सुधर गई है, अभी हम लोग 91 में आ गए हैं करप्शन के मामले में। लेकिन स्कोर बहुत पीछे है हमारा, हाई पीछे है, 91 रैंक भी पीछे है, स्कोर की क्या बात कर रहे हो।
और ये इंडेक्स निकालता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ये इंडेक्स निकालती है। 182 कंट्री को रैंक करती है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 91st आई है। डेनमार्क फर्स्ट पे है, फिनलैंड सेकंड पे है, सिंगापुर थर्ड पे है। मतलब ये 3 देश हैं जहाँ करप्शन सबसे ज़्यादा कम है। टॉप 3 कंट्रीज यही हैं। अब याद करो, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर सब मैप पे कराए हुए हैं। ये फिनलैंड और डेनमार्क तो ग्रीनलैंड जब करा रहे थे तभी कराए हुए थे, यहीं पे था ना। फिनलैंड, डेनमार्क ऐसे करके नॉर्वेगियन कंट्री जिनको हम कहते हैं। बीच में यहाँ ग्रीनलैंड था, यहाँ अमेरिका था, यहाँ कनाडा था, ऊपर रसिया था। याद आ गया? आर्टिक सर्किल, एंटार्क्टिक ओशन इधर, और फिर इधर अमेरिका, और ये पूरा ग्रीनलैंड था। याद आया? यही था ना मैप। तो ये डेनमार्क, फिनलैंड करा दिए हुए हैं। ये टॉप 2 पे हैं करप्शन, मतलब सबसे कम करप्शन डेनमार्क पे है, सबसे अच्छा देश ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। साउथ सूडान और सोमाली सबसे वर्स्ट हैं, सबसे लास्ट के रैंक पे यही दोनों हैं। और वेनेजुएला सेकंड लास्ट पे है, मतलब पीछे से सेकंड रैंक है इसका। साउथ सूडान, सोमाली के बाद मतलब साउथ सूडान और सोमाली से पहले वेनेजुएला है। वेनेजुएला सेकंड लास्ट, साउथ सूडान और सोमाली सबसे वर्स्ट। तो ये था आज का भैया करंट अफेयर, कहानी कंप्लीट। वो एसआईआर रिपीटेड हर दिन पेपर में आता है, तो वो करने का मतलब नहीं है। मेंस के पहले एक बार उसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी एसआईआर क्या है, कैसे होता है, सब जान चुके हैं हम लोग। ठीक, चलो डाल देते हैं वीडियो। टेक केयर।